गंजी बहू की मेहंदी छुटिया। सुमन महज 25 वर्षीय युवती थी और 25 वर्ष में सुमन अब गंजी हो चुकी थी, क्योंकि उसको कुछ साल पहले एलोपेसिया नामक एक बीमारी हो गई थी। इस बीमारी में सुमन के सारे बाल धीरे धीरे झड़ जाते हैं और अब सुमन गंजी हो जाती है। सुमन अपने इस गंजेपन को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वे आए दिन तनाव में रहती थी। इसमें सुमन की कोई गलती नहीं थी। आसपास का माहौल ऐसा था जो उसे खुद की हकीकत को स्वीकार करने नहीं दे रहा था, और इसमें सबसे बड़ा योगदान सुमन की सास शिमला का था, जो आए दिन उसे ताना दिया करती थी। ऐसे ही एक सुबह सुमन को उठने में जरा देरी हो जाती है, जिस वजह से उसकी सास चिल्लाने लगती है, अरे ओ टकली, नाश्ता मिलेगा या नहीं, या फिर तेरा ये टकला सर देखकर मैं पेट भर लूं। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे हम लोगों ने, जो इस जन्म में ऐसी नालायक बहू मिल गई है। ना शक्ल, ना सूरत, ना सर पे बाल है, ना कोई काम आता है। अरे अगर घर परिवार संभालने में तुझे दिक्कत हो रही है तो मेरे बेटे को तलाक क्यों नहीं दे देती? मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। तुझे बुरा नहीं लगता क्या मेरे बेटे के लिए? जब तक तेरे सर में बाल था तब तक तो समझ आता था कि प्यार मोहब्बत है। अब तो तू टकली हो चुकी है। मेरे बेटे की भलाई के लिए उसे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा सकूं? सुमन किचन में काम करती हुई रो रही थी। सुमन को अपने बीते दिन याद आने लगते हैं, जब सुमन के काले लंबे घने बाल थे। इसी काले लंबे घने बाल के कारण हर कोई सुमन की ओर आकर्षित होता था। हर कोई इसकी सुंदरता की तारीफ किया करता था। कॉलेज के दिनों में सुमन और आकाश दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों ने परिवार की मर्जी से शादी भी कर ली। कुछ सालों तक तो उनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है वो जरूर होता है। सुमन को क्या पता था कि जो परिवार आज इतना प्यार दे रहा है वही आगे चलकर उसके बुरे समय में उसका साथ नहीं देगा, बल्कि ऐसा गंदा व्यवहार करेगा। ऐसे ही शाम को आकाश ऑफिस से घर आता है। सुमन का उदास चेहरा देखकर आकाश बोलता है, क्या हुआ सुमन, उदास नजर आ रही हो? सब ठीक है ना? आकाश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि अभी तुम्हारे पास आगे बहुत सारी चीजें हैं और मेरी जिंदगी तो देखो खराब हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो, इसलिए तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, दूसरी शादी कर लो, और इससे माँ जी भी खुश हो जाएगी और तुम भी खुश हो जाओगे। मेरा क्या है, मैं तो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो सामने से बाकी लोग क्या ही करेंगे। अच्छा, तो मतलब मैं दूसरी शादी कर लूं? तुम यही चाहती हो ना? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। एक बार बताओ, जो चीज तुम्हारे साथ है अगर वही मेरे साथ हो जाती तो क्या तुम मुझे छोड़ देती या दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाती? या फिर अगर मैं तुमसे ये बात बोलता तो तुम्हें कैसा लगता? मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन आकाश, सिचुएशन को भी तो देखो ना। मेरे जैसे इंसान के साथ लाइफ काटने से बेहतर है कि तुम दूसरी शादी कर लो। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना पता है तुमसे शादी की है, तुम्हें अपना बनाया है, तो अब जब तक मेरी लाइफ है तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, लेकिन दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। और तुम इतना टेंशन मत लो यार, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, जानता हूँ कि माँ का व्यवहार तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये सोचो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर माँ की बातों को इग्नोर करो। अब उनकी उम्र हो चुकी है, उनको बार बार किसी चीज के लिए बोलना अच्छा भी नहीं लगता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमन की बेस्ट फ्रेंड प्रिया का बर्थडे था। सुमन अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया को बर्थडे विश करती है और कहती है, अरे प्रिया, पार्टी कब देगी? देगी भी या नहीं? हाँ यार, क्यों नहीं यार, मैंने अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया है, सिर्फ तुझे छोड़कर, क्योंकि तेरे बारे में ना मुझे सब कुछ पता है। तो और ऐसे में तुझे बुलाकर मैं अपनी पार्टी खराब नहीं करना चाहती। अगर सच में तू इंटरेस्टेड है मेरी पार्टी में आने के लिए, तो अपने सर पर ना नकली बालों वाला विग लगा कर आई हो, समझी? अगर तू सच में इंटरेस्टेड है तो मेरी पार्टी में आने के लिए, ताकि किसी को पता न चले कि तू गंजी है, क्योंकि हर कोई पार्टी में तेरा मजाक बनाएगा, फिर मेरा मूड खराब हो जाएगा। अगर तू विग लगाकर मेरी पार्टी में आना चाहती है तो आ जा, नहीं तो रहने दे, कोई फायदा नहीं है तेरा आने का। अरे नहीं नहीं प्रिया, मैं तो मजाक कर रही थी। तुझे क्या लगता है मैं पार्टी में आऊंगी? अरे शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, लड़कियों का लाइफ भी बिल्कुल चेंज हो गई है, और मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि तू अपनी पार्टी एंजॉय कर। हाँ यार, मुझे माफ करना, अगर तू गंजी नहीं होती तो शायद मैं तुझे पार्टी में बुला लेती, लेकिन अब ऐसे में अपनी पार्टी पूरी खराब नहीं कर सकती मैं। इतना बोलकर प्रिया फोन रख देती है। तभी अचानक से प्रिया के फोन पर प्रिया की दोस्त काजल का फोन आता है।
वे दोनों आपस में सुमन के बारे में बातचीत करते हैं। तभी काजल प्रिया से बोलती है, अरे तूने उसे मना क्यों किया? तुझे पता है पार्टी में ना डांस करना, खाना पीना, इन सब के अलावा एक मोमेंट ऐसा होता है जहाँ पर अपनी पार्टी को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि हम सुमन को जिद करके बार बार पार्टी में आने के लिए बोल देते हैं। जैसे वो मना करेगी लेकिन हम उसे बार बार जिद करके बुलाते हैं, और जब वे आएगी तब उसके गंजेपन का मजाक बनाएंगे। पार्टी का माहौल बदल जाएगा एक अलग सा। और मेरे पास उसके गंजेपन का मजाक बनाने का भी प्लान है। हाँ यार, और मेरी पार्टी सबको याद भी रहेगी। चल तू टेंशन मत ले, मैं थोड़ी देर में फोन करके सुमन को मनाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी ही देर में सुमन के पास प्रिया का फोन आता है। प्रिया सुमन से बार बार जिद कर रही थी, उसे पार्टी में बुलाने की कोशिश कर रही थी। सुमन उससे बोलती है, देख प्रिया, तेरे को तो पता है ना मेरी क्या सिचुएशन है अभी। ऐसे में पार्टी में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हर कोई मेरा मजाक बनाएगा, खास करके तेरे सारे फ्रेंड। और रहने दे यार, तू एंजॉय कर। यार तुझे ना मेरी कसम है, तुझे आना ही पड़ेगा। और वैसे भी मेरे पास एक उपाय है जिससे तेरा गंजापन छुपा सकती हूँ। थोड़ी देर के बाद शामिल हो जाना मेरी खुशी में। सुमन प्रिया की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। घर वालों से परेशान होकर सुमन प्रिया की पार्टी में चली जाती है, जहाँ सब लोग अच्छे से रेडी हो रहे थे। तभी प्रिया और काजल दोनों मिलकर सुमन के सर पर मेहंदी की तरह एक डिजाइन बना देते हैं और मेहंदी की नकली चोटी बना देते हैं। थोड़ी देर में प्रिया सुमन से कहती है, अब देख कितनी अच्छी लग रही है तू। पार्टी में कोई इतना ध्यान से नहीं देखेगा, चल जल्दी से चल। प्रिया जबरदस्ती सुमन को पार्टी में अपने दोस्तों के सामने ले आती है, जहाँ सब लोग मेहंदी वाली चोटी देखकर उसका मजाक बनाते हैं। सुमन को बहुत बुरा लगता है और वे वहाँ से भागकर अपने घर चली जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। यह देखकर विमला को बहुत बुरा लगता है। विमला उसके पास जाती है और दरवाजा बार बार खटखटाती है, लेकिन सुमन दरवाजा नहीं खोल रही थी। वे सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से आकाश वहाँ जाता है और किसी तरह से खिड़की के रास्ते पर जाकर सुमन को बचा लेता है। उसके बाद विमला और आकाश उसे बहुत समझाते हैं। विमला भी अपनी गलती और अपने ऐसे बर्ताव के लिए अपनी बहू से माफी मांगती है। सुबह सुबह आकृति ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी तो वहीं उसकी जेठानी ममता उसके लिए नाश्ता और लंच बना रही थी। आकृति रेडी होकर नीचे जाती है। ममता उसको नाश्ता देती है। आकृति और उसकी सास विमला, पति अर्जुन, जेठ मनोज भी साथ में बैठकर नाश्ता करने के लिए बैठे थे। सभी लोग खा रहे थे। तभी आकृति अपनी जेठानी पर चिल्लाते हुए बोलती है, दीदी, आप इतने सालों से घर में काम कर रही हो, लेकिन आपको अभी तक ठीक से खाना बनाना नहीं आया। इतना ज्यादा घी कौन डालता है पराठे में? क्या हुआ, आज के पराठे तुम्हें पसंद नहीं आए क्या? 2 दिन से मैं अपनी फिटनेस को लेकर ना काफी ज्यादा सीरियस हूँ, और एक आप हो कि मुझे घी वाले पराठे खिला रही हो। आपको नहीं पता क्या फिट रहने के लिए ये सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ती है। अरे तू बड़े चाव से तो आलू के पराठे खाती थी, अब जब बेचारी तुझे आलू के पराठे बना कर दे रही है, तुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। पहले तो तू मना नहीं करती थी, अब अचानक से तुझे फिटनेस की चिंता होने लगी। अरे तू सारी चीज अपनी बड़ी बहू पर डाल देती है, ये कहाँ का न्याय है आकृति बहू? माँ जी, आप तो बस अपनी इस जाहिल बहू की गुणगान करती रहती हो। अरे मुझे बाहर आना जाना पड़ता है, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, जान निकल जाती है मेरी, लेकिन फिर भी आपको मेरी कोई कदर नहीं है। बस आपको सिर्फ ये झाड़ू पोछा करने वाली जाहिल ही दिखती है। उसके मुंह से ऐसे तीखे शब्द सुनकर उसकी सास बोलती है, शर्म आनी चाहिए करती बहू तुझे। बड़ी बहू तुझे तेरा सारा काम करके देती है, उसके बावजूद तू उसे जाहिल कहती है। अरे उसे भी तो बुरा लगता होगा ना। एक काम करो, आप लोग नाश्ता करो, मैं चली ऑफिस, मेरा टाइम हो रहा है। फालतू की बकवास करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नाश्ता और लंच दोनों बाहर में कर लूंगी। अरे नहीं आकृति, मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया है, तुम लंच लेकर जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा पेट पूरा भर चुका है। आकृति गुस्से में ऑफिस चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। बेचारी ममता अकेले ही घर का सारा काम पूरी जिम्मेदारी के साथ संभाला करती थी। ऐसे ही रात को सभी लोग खाना खाकर सोने जा रहे थे। तभी आकृति के सर में बहुत दर्द होने लगता है। उसकी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए ममता तेल लेकर उसके पास आती है और कहती है। तभी ममता तेल की शीशी आगे करती है और उसके बालों में तेल लगाने जाती है। तभी आकृति गुस्से में तेल की शीशी को ममता के हाथ से नीचे गिरा देती है और कहती है, अरे दीदी, आपको कितना समझाना पड़ेगा, आजकल के टाइम में इतनी बेवकूफी वाली हरकतें करती रहती हो। मेरे सर में दर्द हो रहा है, तेल लगाने का क्या मतलब बनता है?
गंवार की गंवार रहोगी। जाहिल औरत, कितना भी मना कर दो कि मेरे आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद भी कर सकती हूँ, इस घर को संभाल भी सकती हूँ, ऑफिस का काम भी कर सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अरे आकृति, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा ना तुम्हें तेल की चम्पी कर दूं, शायद तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। ओह गॉड, पता नहीं कब इस गंवार जाहिल से मेरा पीछे छूटेगा। हर वक्त मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश करती रहती है। कितनी बार इसे समझा दिया कि अपने काम से काम मतलब रखो, जो काम करना नहीं आता उस काम को करने के लिए पीछे ना पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। आकृति की आवाज सुनकर सास वहाँ आती है। सारी बातें सुनने के बाद सास बोलती है, आकृति, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? एक तो ममता तेरा हर काम करती है, तेरी इतनी मदद करती है, उसके बावजूद तू उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है। अरे इतना बुरा व्यवहार तो इंसान घर के जानवरों के साथ भी नहीं करता जितना तू अपनी जेठानी के साथ करती है। अगर वे कम पढ़ी लिखी है तो उसमें इसकी क्या गलती है, लेकिन तेरे से लाख गुना अच्छी इंसान तो है। तो सासू माँ, आपको और इस गंवार को वे इंसानियत मुबारक हो। आपको पसंद है, मुझे नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे थोड़े बहुत काम करके क्या दिखाना चाहती है कि इसकी वजह से मैं ऑफिस आ रही हूँ, इसकी वजह से मैं अपना काम कर पा रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं घर और बाहर दोनों काम कर सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे किसी की जरूरत नहीं है। बेचारी ममता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद सास के कहने पर ममता अपने मायके चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ आकृति जैसे ही ऑफिस से घर आती है तभी उसकी सास आकृति से बोलती है, आकृति बेटा, अब तो तू ऑफिस से आ गई है, मैंने सब्जी काट रखी है, तो जाकर खाना बना ले शाम का, क्योंकि अब तो ममता यहाँ नहीं है, वे अपने मायके गई है। तो मैंने सोचा जब किसी को उसकी जरूरत ही नहीं है तो इससे अच्छा उसको अपने मायके ही भेज दूं। घर और बाहर दोनों को काम तो तू कर सकती है ना। आकृति को मजबूरी में थकी हारी किचन में खाना बनाने लगती है और सभी घर वालों को खाना खिलाकर फिर उसके बाद किचन साफ करके करीबन रात के 12 बजे सोने के लिए जाती है और फिर सुबह 5 बजे उठती है और अपने लिए और बाकी सबके लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। आकृति को बहुत नींद आ रही थी क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। बेचारी किचन में खाना बनाते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, मैं तो 2 ही दिन में थक गई, मेरी ही गलती है। मैंने जोश में आकर इतना बोल दिया था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सच बोलूं तो ममता रहती थी तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था, कम से कम मुझे बस ऑफिस का ही तो काम करना पड़ता था, उसके बाद तो मुझे ऑफिस और घर दोनों को संभालना पड़ रहा है, और सबकी छोटी मोटी जरूरत भी, वे भी ध्यान रखो, वो भी ध्यान रखो, हे भगवान। तभी सास आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे आकृति बहू, खाना नहीं बना क्या? अरे अब तक तो ममता बहू ने परोस दिया होता, तू क्या ही कर रही है? खाना ही बनाती रह जाएगी क्या? ऑफिस कब जाएगी? मैं तेरी मदद कर देती, लेकिन क्या करूं, अभी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि घर का काम करूं। आकृति को काम करते करते काफी समय हो जाता है और बेचारे ऑफिस नहीं जा पाती है। वो उदास मन से अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी वहाँ उसकी सास आती है और उसे समझाते हुए कहती है, मैं समझ रही हूँ कि तू परेशान क्यों है, क्योंकि तुझसे घर और ऑफिस दोनों का काम संभल नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू कोई काम नहीं करती, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर तू ऑफिस का काम कर रही है ना, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान ममता का ही है, क्योंकि ममता तेरे कपड़े से लेकर, तेरे खाने से लेकर, तेरी ऑफिस की फाइल से लेकर हर चीज संभाल कर रखती है। उसके बावजूद उसे बदल में तुझसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय 2 मीठे बोल के। अगर तू ऑफिस से आकर उससे 2 प्यार से बातें कर लेगी तो कुछ चला नहीं जाएगा, उल्टा वे खुश होगी कि मेरी देवरानी मुझसे इतनी प्यारी बातें करती है, बहन की तरह मानती है। माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, सब मेरी गलती है। मैं आज खुद ममता दीदी को यहाँ बुला लूंगी और उनसे माफी मांग लूंगी। अगले दिन आकृति खुद ममता को लेने के लिए उसके घर जाती है और उससे माफी मांगती है।